गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 8 और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे और एक ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए ना उसको भी देखेंगे और पूछे जाने की जो संभावना है ना उसको भी यहाँ पे नोटिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब आर्टिकल मैंने पढ़ा ना यहाँ पे तो वीवीपैट के बारे में यहाँ पे बात किया गया। पता है ना वीवीपैट किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आप चुनाव जो वोटिंग करते हैं ना, वोट देते हैं ना, तो वहाँ पर एक तो ईवीएम का नाम आता है, एक आता है वीवीपैट। वीवीपैट क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। आप किसी भी पार्टी को जो वोट करते हैं ना तो आपको कुछ सेकेंड के लिए, आई थिंक 4 से 5 सेकेंड के लिए, आप जिस पार्टी को या जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया ना उसका नाम, उसका पार्टी का चिन्ह यहाँ पर लोगो दिखता है, ठीक है, उसको वीवीपैट बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जामों में इसका फुल फॉर्म पूछेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। और ईवीएम का होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम को लेकर यही क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि इसका पहला यूज कब हुआ था? केरल में हुआ था। कब? केरल में। याद रखिए फैक्ट को। दूसरा और क्या देखेंगे यहाँ पे? यहाँ पर देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयोग को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे पूछता है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर है कि इलेक्शन कमीशन एक तरफ दे देगा कमीशन और दूसरी तरफ दे देगा उसका आर्टिकल दे देगा। इसी तरह का यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी ने भी पूछा है इसको। तो इलेक्शन कमीशन जो है ना हमारा जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखिएगा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा आर्टिकल इसका याद रखिए, आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है। और बता दें आपको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना उसका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। क्लियर है? तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है। इलेक्शन कमीशन जो है ना कौन कौन से इलेक्शन करवाती है? एक तो राष्ट्रपति जी का, एक उपराष्ट्रपति जी का, वाइस प्रेसिडेंट का, 2 हो गए। थर्ड में क्या होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, फिर स्टेट असेंबली जो होता है विधानसभा, और स्टेट काउंसिल का। ये 6 जो है ना इलेक्शन हमारे इलेक्शन कमीशन करवाता है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। और जो पंचायती राज वाला होता है ना उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है राज्य सरकार के निर्देश पर, आदेश पर। क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं? यही सब एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहता है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। देखिए हमारे जो है यहाँ पे अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, इलेक्शन होना है वहां पे। तो अभी जो हमारा बजट आएगा ना तो उसमें दिल्ली के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करने का बात नहीं किया गया है, क्योंकि इलेक्शन है, इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। इसको लेकर पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पे जो फैक्ट है ना याद रखिएगा, जो राज्य में इलेक्शन होता है ना वहां पर कितने विधानसभा सीट है। जैसे दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है 70 सीट है, याद रखिएगा। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे एक तरफ राज्य का नाम दे देगा और दूसरी तरफ उसका विधानसभा सीट का नाम दे देगा। जैसे अपना बिहार में कितना है? 243 है, आई थिंक 243 है ना बिहार में, हाँ। और यूपी में कितना है? आई थिंक 475 है। और एक नया सीट इसमें जुड़ा है, 475 सीट है आई थिंक। आप लोग कंफर्म हो जाएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो राज्य में एग्जाम होते हैं ना, मतलब माफ कीजिए एग्जाम बोल रहे हैं, जिस राज्य में इलेक्शन होते हैं ना तो वहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या याद रखिएगा। दिल्ली में 70 है, इसको याद रखिएगा। और क्यों? क्योंकि जो भी राज्य चर्चा में रहता है और दूसरी तरफ उसका सीट का नाम लेकर मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। ये हो गया दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारे जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? संजीव कुमार है, याद रखिएगा संजीव कुमार है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। एक कमेटी बनता है, खोज कमेटी बनता है, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और वो नामों की सिफारिश करती है, तब जाके प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मूव क्या करेंगे। हाँ, 2 अन्य मेंबर है ना, 2 अन्य मेंबर का भी नाम याद रखिएगा। एक का नाम है सुखवीर सिंह और दूसरा का नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार। क्योंकि पूछ लेता है कि कौन कौन से इसके मेंबर रह चुके हैं, आप यहाँ पे बताएं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आर्टिकल जो है ना मेंस वगैरह में पूछता है सरोगेसी मदर को लेकर। सरोगेट मदर क्या होता है? देखिए यहाँ पे इसको जो है ना कोख संबंधी कानून भी बोलते हैं। कोख की मतलब किराए का कोख भी बोलते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए जो माता पिता होते हैं, माता पिता, ठीक है, तो माता के जो डीएनए में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सपोज कि डीएनए है उसके जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है डीएनए में, तो इससे क्या होता है जो बच्चे जन्म लेंगे ना उसमें जो है वहाँ पे जेनेटिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इलाज क्या होता है? तो एक जो मदर होती है ना, जो अदर मदर होती है, ठीक है, उनका डीएनए को लेकर, तो ये जो मान लीजिए डिफेक्ट पार्ट है, ये डिफेक्ट पार्ट है और ये सही पार्ट है, तो इस पार्ट को निकाल के ना इनका डीएनए में जो इसको हटा के और यहाँ पे जो रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये डीएनए को फिर यहाँ पे जो पिता होते हैं उनके यहाँ पे डीएनए से मैच करके फिर आगे की प्रक्रिया किया जाता है। इसी को सरोगेट मदर बोलते हैं, याद रखिएगा। मेंस में पूछता है कि ये एथिकल सही है या नहीं है, क्योंकि नेचुरल के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है ना, यहाँ पे छेड़छाड़ हो रहा है ना, तो इसको लेकर यहाँ पे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखेंगे आप। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे
देखिए बीपीएससी का एग्जाम हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ तो वहां पर पूछा कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख है ना, जो स्तंभ लेख है ना, उसमें कौन सी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन में ब्रह्म लिपि रहता है, प्राकृतिक रहता है, फिर वहां पे पाली रहता है लिपि। तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्म लिपि हो जाएगा। बहुत पाली भी मार के आ गए हैं, क्या कीजिएगा। देखिए बहुत सारे जो है ना एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे मतलब जितने भी लोगों से बात किया तो लोग पाली को मार के आ गए हैं, किसी को ब्रह्म भी मार के आए हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ब्रह्मी। और जो 4 जनवरी का एग्जाम हुआ ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया। फिर बात करेंगे यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लेकर। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। क्या पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सबसे पहला वहां पर ऑप्शन था पर्यटन, जबकि होगा आंसर क्या, संस्कृति मंत्रालय। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ब्रह्म लिपि का जो शैली होता है ना, वो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, बाएं से दाएं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो ये कोटेशन है कि हमारी सर्वोच्च सभ्यता, जो हमारा सभ्यता सर्वोच्च होता है ना, में भी मनुष्य जो है ना अभाव में मरते हैं, मनुष्य में भी अभाव में मरते हैं। इसका कारण प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य का अन्याय है। ठीक है, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये है एडिटोरियल पेज। इस आर्टिकल में बात किया गया है सोशल मीडिया को लेकर। आप देखते हैं ना, बच्चे हो बूढ़े हो, ठीक है, सोशल मीडिया में अधिक से अधिक समय लोग व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे लोग तो नॉर्मल 4 से 5 घंटे देते रहे समय। ठीक है, तो यहां पे बात किया गया इस आर्टिकल पे इसके प्रभाव को लेकर कि इसके जो है नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है। तो इसके मेंस में क्वेश्चन यहां से आपसे पूछता है कि सोशल मीडिया का नेगेटिव इंपैक्ट को बताएं। यहां पे तो कुछ नहीं करना, फ्लो चार्ट बनाइएगा, 3-4 पॉइंट आपको लिखना है। प्रभाव यहां पर लिखिएगा, नेगेटिव बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मानसिक रूप से, ठीक है, मानसिक जो है ना यहाँ पे प्रभाव करता है। दूसरा क्या होता है, शारीरिक जो है ना यहाँ पे इफेक्ट करता है। साथ ही यहाँ पे जो है आभासी दुनिया में आपको यहाँ पे व्यस्त रखता है, रियल दुनिया से आपको कट कर देता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार की बातें की गई है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसी को यहाँ पे बैन लगाने की बात चल रही है। भारत भी इस पर विचार कर रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल करें। बच्चे लोग तो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि सारा एजुकेशन जो है आपका डिजिटल होते जा रहा है, सारी सरकारी सेवाएं भी डिजिटल होती जा रही है। अब ऐसे में सोशल मीडिया को हम अगर बैन कर देंगे या सूचना क्रांति से अलग कर देंगे तो सही तो नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है इसका, इसी पे आर्टिकल पूरा बात हो रहा है। तो देखिए बीपीएससी में अभी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऑस्ट्रेलिया ने एक निर्णय लिया है कि 16 साल से कम या 16 साल तक बच्चे को सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। ये किसने फैसला लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने। और ये क्वेश्चन आएगा आने वाले एग्जाम में, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरा यहां पर देखिए यहाँ पे कि सब कुछ तो डिजिटल हो रहा है, ठीक है, तो फिर इसको रोक कैसे लगाएं, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है ना, जो है बच्चों पे, बूढ़ों पे, सब पे यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, ऑनलाइन जो है डॉक्टर परामर्श ले रहे हैं हम लोग, फिर ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पासपोर्ट भी ऑनलाइन बना रहे हैं हम लोग। अब तो मंदिरों का दर्शन और प्रसाद भी हम ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो जा रहा है। तो इसके इफेक्ट क्या है, इससे क्या होगा, साइबर धोखा, मतलब साइबर जो क्राइम बढ़ेंगे, डिजिटल अरेस्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। आर्थिक फर्जीवाड़ा यहाँ पे बढ़ेगा, आपराधिक घटनाओं की यहाँ पे बारंबारता होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा। अब आपने कोरोना काल में देखा था कि कोरोना काल में सब कुछ ठप पड़ गया था, तो उस समय ऑनलाइन ही सब कुछ चला था। हमारा स्कूल, हमारा सेमिनार, हमारी कार्यशाला, हमारी लाइब्रेरी, हमारी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। ठीक है, तो ऑनलाइन के उपयोगिता को लेकर नकार नहीं सकते। तो अब यहाँ पे कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल करने के लिए उपाय है, यहाँ पे विशेषज्ञ बोलते हैं कि यहाँ पे जो है पैरेंटल कंट्रोल करना होगा। पैरेंटल कंट्रोल मतलब जो बच्चे जो क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ पे ज़्यादा समय व्यतीत करें, उसको कंट्रोल करना होगा, इसको पैरेंटल कंट्रोल बोलते हैं। फिर स्क्रीन टाइम क्या होता है, आप जो है ना एक डिवाइस पे आप कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं अभी, ठीक है, लैपटॉप यहाँ पे मॉनिटर सब कुछ खुला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमने जो है ना इसमें कितना समय व्यतीत किया है, इसी को बोलते हैं स्क्रीन टाइमिंग। तो बच्चों में भी ये चीज़, बच्चों के जो डिवाइस हो ना उसमें ये चीज़ होना चाहिए। फिर यहाँ पे जागरूक करना होगा बच्चों को कि यहाँ पे सोशल मीडिया आप देख रहे हैं ना, आप जो रील वगैरह देख रहे हैं, इससे जो है ना मानसिक रूप से बहुत बीमारी होगा, ये हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाएगा, ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। ये सब जागरूक करना होगा हमारे बच्चे लोग को। ठीक है, फिर डिजिटल ठगी, अननोन जो लिंक आता है, अननोन जो यहाँ पे ऐड आता है, उस पर क्लिक ना करें। कोई भी ऐप को ऐसे इंस्टॉल ना करें गेम समझ के, क्योंकि इससे जो है ना हम अपराध होने की जो है ना बारंबारता बढ़ जाती है। तो इसको लेकर हमें जागरूक करना है, यही उपाय है। आप बैन नहीं कर सकते हैं बच्चों से मोबाइल छीन के, आप ही नहीं बोलोगे कि आप ऑनलाइन मत करो। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा एक नया वायरस आ गया है, क्या नाम है उसका, आई थिंक ह्यूमन
मेटा एमिनो वायरस करके कुछ है ना, तो इस दौर में भी हमें जो है ना वो लोग बताया जा रहे हैं, विशेषज्ञ बोल रहे हैं ना कि कोरोना की तरह ही है, कोरोना की तरह ही इसमें लक्षण देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा, सारा कुछ तो ऑनलाइन ही हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे बात किया गया कि जो समाज के जो हिस्से हैं, जैसे कि राज्य का, प्रशासन का, समाज का, परिवार का, अकादमिक, नीति निर्माताओं, सबको यहाँ पे भागीदारी लेना होगा, सबको यहाँ पे मिलकर पहल करनी होगी, तब जाके हम लोग सोशल मीडिया पे जो अत्यधिक समय जो व्यतीत कर रहे हैं ना, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे हम लोग सब हो, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कनाडा को लेकर। कल भी हमने बात किया था कनाडा कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी लोकप्रियता घट रहा था। अभी इलेक्शन होने वाला है तो वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, ठीक है, और असंतोष उनके खिलाफ काफी बढ़ रहे थे। और भारत के साथ भी जो है संबंध जस्टिन ट्रूडो का बहुत खराब हो चल रहा था। कौन से मुद्दे पे? आतंकवादी को लेकर, चरमपंथी को लेकर, ठीक है, क्योंकि आपको बताए थे कि कनाडा जो है ना भारत पे आरोप लगा रहा था, कि भारत की एजेंसियों पे आरोप लगा रहा था कि उनके अधिकारी जो हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, जो खालिस्तानी जो सपोर्टर हैं उसको मार रहे हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि कनाडा जो गलती क्या कर रहा था कि आप भारत विरोधी गतिविधियां आप अपनी धरती पर करने का परमिशन कैसे दे रहे हैं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और भारत सरकार ने भी चेताया था कि ना आपके लिए अच्छा होगा ना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो उनका विदेश नीति भी बहुत खराब चल रहा था, इस कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा। मेंस में पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि क्या भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते, जो यहाँ पर तनाव देखने को मिला, आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, प्रकाश डालें। फिर पूछेगा कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं ना मजबूत कैसे हो सकता है, आप इस पर सुझाव दें। फिर भारत और जो है कनाडा किस मुद्दे पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उस पर आप चर्चा करें। तो इस तरह के मेंस में क्वेश्चन बनेंगे। आप देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया बीपीएससी ने, इस बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया ना यहाँ से कि किस जो है प्रिमिटिव ट्राइब या आदिम जनजाति को इस बार जो है ना पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। तो जारवा कम्युनिटी, ये अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल में जो है ना मेंस में क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि जो पीटी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ना, उस टॉपिक को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। यूपीएससी में ऐसा ही होता है, आपने एग्जाम दिया, पीटी में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जो भी करंट के जो टॉपिक जो क्वेश्चन पूछेगा ना, उस टॉपिक को बढ़िया से कवर कर लीजिए, मेंस में वहां से क्वेश्चन रहेगा। उसी प्रकार बीपीएससी में भी देखा गया है कि जो पीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसको आधार मानते हुए आप जो है ना मेंस की तैयारी कर लें। इस बार प्रिमिटिव ट्राइब को लेकर या आदिवासी को लेकर, जनजातियों को लेकर जो है ना क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे जारवा ट्राइब को लेकर कि इस बार जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे जो है ना जो प्रिमिटिव ट्राइब है, यूपीएससी ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? जो प्रिमिटिव ट्राइब है ना वो 75 संख्या उसकी, और यूपीएससी ने भी स्टेटमेंट बना के पूछा था कि प्रिमिटिव ट्राइब की जो संख्या है यहाँ पर वो 85 है। तो ये गलत हो जाएगा, यही स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो जारवा ट्राइब है ना वो अर्ध खानाबदोश है, ठीक है। प्रिमिटिव ट्राइब करने का मतलब क्या होता है? उनकी जो कल्चर है काफ़ी जो है पिछड़े हुए, वो हम लोग से कांटेक्ट नहीं रखते हैं, और वो ना पर्यावरण पर ज़्यादा निर्भरता है, उनके जंगलों पर निर्भरता अधिक रहे। यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन मीन्स में ऐसा पूछता है, जनजाति से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि जनजातियों के सामने वर्तमान में क्या चैलेंजेस है, सरकार ने इसके उत्थान के लिए, सशक्त करने के लिए क्या योजना चला रखे हैं, और प्रिमिटिव ट्राइब से आप क्या समझते हैं, आप इस पर प्रकाश डालें, टिप्पणी करें। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सरकार ने इसके उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है, और ये हमारे संविधान में जनजातियों के उत्थान के लिए या उनको सशक्त करने के लिए क्या प्रावधान किए गए, उस आर्टिकल के बारे में चर्चा करें। तो यही सब कुछ देखने को मिलेगा। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के क्या है? प्रिमिटिव ट्राइब से ही, तो ट्राइब के जो एरिया है वहाँ पे प्रशासन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 342 आई थिंक जनजातीय आयोग, उसके बारे में चर्चा करना होगा आपको। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? चलिए, सूचना आयोग के बारे में यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। सूचना आयोग से अभी बाद में बात करेंगे क्वेश्चन क्या पूछता है। पहले देख लीजिए न्यूज़ में क्यों आ गया, इसलिए न्यूज़ में आ गया ना सूचना आयोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में जितने भी सूचना आयोग है ना वहाँ पे पद खाली है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 वाला हमें सशक्त करता है इन्फॉर्मेशन के लिए। जब अधिकारी ही नहीं रहेंगे, कर्मचारी ही नहीं रहेंगे, तो फिर हमको उस वो अधिकार का लाभ हम कैसे ले पाएंगे? ठीक है, सूचना आयोग से क्वेश्चन पूछता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल नहीं, इसको 2005 जो एक्ट है ना इसके माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, यही सब क्वेश्चन पूछता है। जैसे नेशनल कमीशन वीमेन वाला पूछ लेगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन वाला पूछ लेगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये याद रखेंगे आप। फिर है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और क्लाउड जो है यहाँ पे क्षमता को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है ना सत्य नडेला, यहाँ पे निवेश करेंगे $3 अरब। याद रखिए, क्वेश्चन पीटी में पूछेगा कि इनके सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, कितना अरब का इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो $3 अरब को लेकर। तो यहाँ पर आपको बता दें, मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत जो है ना वैश्विक देशों के साथ क्या क्या यहाँ पे
प्रयास कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसी चीज के बारे में चर्चा करना होगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे भारत पोल। देखिए सीबीआई जो है ना, ये इंटरपोल के साथ, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल, उसके साथ क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है। मान लीजिए किसी भी अपराधी को जो भारत में अपराध करके बाहर भाग गया और उसको भारत में लाना है, तो इंटरपोल के माध्यम से लाया जाता है और यहाँ पे भारत की तरफ से सीबीआई लीड करती है। तो सीबीआई ने एक भारत पोल करके एक पोर्टल बनाया है, भारत पोर्टल। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, राज्य की, हमारे जो राज्य जितने यूटी है, सारी एजेंसी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगी और यहाँ पे जो भी अपराधी होंगे ना उसको भारत में लाया जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करेंगे अमेरिका को लेकर। अमेरिका और भारत जो है ना, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे अजीत डोभाल जी, और यहाँ पे ये जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सोलिन, वो दोनों जो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी क्षेत्र है, जो कॉमन एरिया है जिसपे हम लोग को काम करना है, उस पर बोला कि जितनी भी बाधा है सबको खत्म करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर 2022 में जो यहाँ पे किया गया था क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो पहल है, ये किन दो देशों के बीच में किया गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो है ना भारत और अमेरिका के बीच में किया गया। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे मलेशिया को लेकर यहाँ पे टिप्पणी किया गया है। मलेशिया के साथ हम लोग जो है ना, जो खनिज है, जो महत्वपूर्ण खनिज है ना, उसके लिए यहाँ पे समझौता कर रहे हैं हम लोग मलेशिया के साथ। सीधा यही पूछता है कि महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर किस देश के साथ समझौता किए, मलेशिया के साथ। ठीक है, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है ना, किसके साथ हम लोग पहल किए, भारत और अमेरिका के साथ, ध्यान रखेंगे। फिर और दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। अब आते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। कई दफा एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएस में, बिहार में और आपका यूपीएससी में पूछा गया है। आपको बता दें कॉलेजियम सिस्टम वही संस्था है, एक रहेंगे सीजीआई और 4 जो है सीनियर मोस्ट जज रहते हैं, मिला के बनता है कॉलेजियम। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनका नामों का सिफारिश करते हैं, तब जाके जो सरकार इस पर मुहर लगाती है और राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अभी वर्तमान में 34 में जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, 34। ठीक है, और ये जो पावर है ना कि 34 रहेगा या 35 रहेगा, ये सांसद को दिया गया है डिसाइड करने का। हाईकोर्ट में ये पावर दिया गया राष्ट्रपति जी को, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ये है हमारे कोल माइंस इन इंडिया, तो आप यहाँ पे झरिया वाला याद रखिएगा, ये कहाँ पे, झारखंड में है। और बोकारो याद रखिएगा, झारखंड में। रानीगंज याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में है। बहुत बार पूछता है ये वाला। यहाँ पे आप काली मिट्टी और एलोवियल सॉइल को देख लीजिए लोकेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा एलोवियल सॉइल है, उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, याद रखेंगे। सीक्वेंस पूछता है ब्लैक सी को लेकर यहाँ पे और कैस्पियन सी को लेकर यहाँ पे लोकेशन याद रखिएगा, कौन कौन कंट्री सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पे पहाड़ देख लीजिए, नीलगिरी के याद रखिएगा, नीलगिरी जो पहाड़ यहाँ पे पर्वत है। फिर अनाईमुड्डी, डोडावेडा और कार्डमम हिल्स के बारे में पूछता है। फिर यहाँ पे पोर्ट के बारे में पूछता है कि कौन सा यहाँ पे कृत्रिम है, कौन सा यहाँ पे नेचुरल है। चेन्नई पोर्ट जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल है। यहाँ पे ईस्टर्न वाला याद रखिएगा, वेस्टर्न वाला याद रखिएगा। पर्वत याद रखिए, यहाँ पे केटू, यहाँ पे नागा पर्वत, यहाँ पे नंदा देवी, यहाँ पे कंचनजंगा, यहाँ पे मिहिर हिल्स, डाफला, गारो, खासी जयंतिया। ये भी बीपीएससी में एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे म्यांमार के साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, याद रखेंगे ये वाला। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।